हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आज का वीडियो हमारा इसके पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, लाइंस और एंगल के हमने काफ़ी टॉपिक्स को हमने क्या किया था, कवर किया था और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक्स है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। और आई होप हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में ना एंगल्स और लाइंस और एंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक। और इसके बाद जो एक और वीडियो आएगा उस वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अगर उसमें कवर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद एक और वीडियो लाना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात यह है कि अगर आज का वीडियो अच्छे से देख लो ना, तो आज के बाद कभी भी लाइंस और एंगल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि चाहे जितना भी क्वेश्चन हो, चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन हो, अगर वो लाइंस और एंगल की बेस पर क्वेश्चन है तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना, आज का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को डीपली समझना है, क्योंकि जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं यही कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस आपसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से देखना और कॉपी कलम लेकर बैठना। देखो हमारा आज का कॉन्सेप्ट यह है कि एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, यानी कि कह रहे हैं कि टू लाइंस एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस, यानी कि दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल है, उससे हम क्या करेंगे, एंगल को बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से सबको समझते हैं। पहले कह रहे हैं कि एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है, विथ टू लाइंस। देखो टू लाइंस वहां कहने का ये मतलब है कि वहां इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। वहां कौन सी लाइन है, अब समझा रहे हैं बारी बारी से। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो पहले समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है। देखो इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, काटना होता है ना, यानी कि दो लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं, देखो एक लाइन है दूसरी लाइन है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो इन्हीं लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो इन्हें हम कौन सी लाइन बोलते हैं, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं ना। और जब सेम मतलब एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन की ही परिभाषा है, डिफिनीशन ही है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी कि काटें, कहीं एक पॉइंट पर मिले, उन दोनों का कोई एक कॉमन पॉइंट हो, जब दो लाइन का कोई एक कॉमन पॉइंट हो तो उसको, उन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और जो ये दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट का ये मतलब है कि ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बस यही है। और इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उन्हें हम कौन सी लाइन बोलते हैं, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है कि ट्रांसवर्सल आ रहा है। देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, हम समझते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो सेकंड नंबर पे हमारे पास है ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा। अब से इसके बाद ट्रांसवर्सल पढ़ने के बाद ट्रांसवर्सल बार बार आएगा। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, ट्रांसवर्सल क्या है। देखो जब दो लाइन, एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो, देखो अब ये जरूरी नहीं कि दोनों लाइन सीधी हो या फिर तिरछा हो, चाहे ऐसी हो। एक लाइन मान लो ऐसी, ठीक है ना, ये दो लाइन है। जब दो लाइन को कोई एक थर्ड लाइन, जब दो लाइन को, चाहे लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो या रे हो, बात से हमें याद रखना हमेशा। जब भी हम लाइन कहें तो वहाँ तीनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, मतलब तीनों के लिए वो रूल काम करेगा, चाहे लाइन हो, चाहे रे हो, चाहे लाइन सेगमेंट हो। देखो जब दो लाइन को कोई एक थर्ड लाइन ऐसे कट करती है, एक साथ कट करती है, जब दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन एक साथ कट करती है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल बोलते हैं। बस यही है ट्रांसवर्सल, इसका नाम यह है ट्रांसवर्सल, यह है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है, जब दो लाइन को कोई एक ही लाइन कट करती है, एक ही साथ कट करती है, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है ना। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें तो हम लाइन बोलेंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे बोलेंगे जब दो लाइन को कोई थर्ड लाइन एक ही साथ उन दोनों लाइन को कट करती है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, है ना। और जो ये पॉइंट है, देखो यहाँ पर कट किए, यहाँ पर कट किए, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो समझ में आ गया ना ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो अब ये जरूरी नहीं कि ये लाइन पैरेलल हो या ना हो। देखो अगर ये लाइन मान लो ऐसे भी होती, देखो ऐसे भी होती है अगर ये लाइन, और ये ऐसे कट करती, तब भी इसको हम क्या बोलते हैं, तब भी इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं।
इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे तब भी और इसको हम स्मॉल टी से जनरली डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये ट्रांसवर्सल हो गया ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब दोनों लाइन को एक साथ कट करती है तभी इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि सर ये बताइए, ये हमारे पास दो लाइन है ऐसे और एक ऐसे ट्रांसवर्सल ऐसे कट करके ऐसे निकल गया, तो क्या ये ट्रांसवर्सल है? बताओ, क्या इस फिगर में ये जो तुम्हें दिख रहा है इसमें क्या ट्रांसवर्सल ये है? ये ट्रांसवर्सल है? बोलो, ट्रांसवर्सल नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ इस लाइन को तो कट किया है लेकिन इस लाइन को कट नहीं किया है। हम इसको बढ़ाकर यहाँ तक करेंगे तब ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा, है ना। तो ट्रांसवर्सल कब कहलाएगा? जब दोनों लाइन को कट करेगी। अगर मान लो कोई एक लाइन मान लो ऐसे आ गई, यहाँ मिटाते हैं और यहाँ समझाते हैं। देखो एक लाइन मान लो ऐसे है, ठीक, और एक लाइन ऐसे है, और एक थर्ड लाइन जो है वो ऐसे आई और इसको ऐसे कट कर दी और यहाँ पर ऐसे इसको छोड़ दी ऐसे। तो बताओ इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो तीसरी लाइन को भी कट नहीं की है, वो भी कट करने वाली लेकिन कट नहीं की है, तो इसलिए इसको ट्रांसवर्सल तब तक नहीं बोल सकते जब तक दोनों को कट ना करे। अगर ये यहीं पर आकर ऐसे टच हो जाए, ऐसे टच हो जाए, तभी भी तो इसको कट कर रही है ना। अगर टच हो जाए, आर पार ना हो, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे। अगर ऐसे आर पार कर गए तो बात ही सेम है, तो बात सही, ट्रांसवर्सल कहेंगे। अगर ऐसे इस पर टच हो गई तभी भी हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो समझ गए ना ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जब दो लाइन को कोई एक थर्ड लाइन कट करती है, थर्ड लाइन एक ही साथ दो पॉइंट पर कट करती है, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं, है ना। तो अब ये देखो चाहे पैरेलल हो या ना हो, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल और क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक ना। अब समझते हैं पैरेलल लाइन के बारे में, ठीक। इसको नोट कर लो रफली, और रफली नोट क्या करना, समझ तो गए हो। अब देखो थर्ड समझते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस, देखो पैरेलल लाइंस मतलब क्या? समांतर लाइंस इसे हिंदी में बोलते हैं। देखो जब एक लाइन ऐसी हो, देखो पहले बना देते फिर समझाते। एक लाइन ऐसी हो, एक लाइन हो और दूसरी लाइन भी उसके जस्ट नीचे हो और जस्ट सेम डिस्टेंस पर हो, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों लाइन पैरेलल। देखो पैरेलल लाइन की डिफिनेशन क्या है कि देखो जब दो लाइन एक ही तल में होती हैं, व्हेन टू लाइंस आर लाई इन अ सेम प्लेन, जब दो लाइन एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, ठीक है ना। अच्छा एक ही प्लेन का मतलब क्या? जैसे कि एक लाइन ऐसे बोर्ड है, बताओ बोर्ड एक प्लेन है ना, तो एक लाइन ऐसे बोर्ड पे है और ये थोड़ी है कि एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन मान लो हमारा हाथ एक प्लेन है, ठीक है ना, और एक लाइन हम यहाँ पर रख देंगे, तब ये दोनों पैरेलल नहीं कहलाएंगे। पैरेलल तो होंगे लेकिन पैरेलल कहलाएंगे नहीं। तो पैरेलल की डिफिनेशन क्या होती है कि जब दो लाइन एक ही प्लेन में होते हैं, अगर बोर्ड पर है तो दूसरा भी बोर्ड पर ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक अगर बोर्ड पे है तो दूसरा भी बोर्ड पे होना चाहिए। देखो जब दो लाइन एक ही प्लेन पर लाई करती हैं और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या? यानी कि 90 डिग्री वाला डिस्टेंस अगर दोनों के लिए सेम है तो हम उसको क्या, हर जगह पर सेम है, तब इन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे। यानी फिर से समझो, देखो एक बार फिर से समझो। देखो जब दो लाइन एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, when two lines lie in a same plane and perpendicular distance between them all places are equal, जब सभी जगहों पर देखो यहाँ पर भी चाहे जहाँ पर भी अगर हम इस लाइन को आगे चाहे जितना बढ़ाते जाएं और सभी के बीच अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करें तो अगर इक्वल आए तभी हम इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे। जैसे कि ये है, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री एंगल बनाती हो डिस्टेंस है ना। अगर मान लो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी हम इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइन बोलेंगे, अदरवाइज हम पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो जब दो लाइन एक ही प्लेन पर लाई करती हो और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम है तब उन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे, अदरवाइज वो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। समझ रहे हो ना। तो ये देखो ये है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, मान लो कि 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 3 सेंटीमीटर है, तब क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। तो अगर यहाँ पर ये भी 2 हो गया तब देखो अब कहलाएंगे ना, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी जगहों पर क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी हम इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो ये होगी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, ठीक है ना। और अब देखिए समझते हैं
अब एंगल समझते हो, वो एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड विद टू एंगल्स। देखो ये हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ लिया, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस हमने समझ लिया, ठीक है ना, उतना काफी है। अब देखिए अब समझते हैं एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू एंगल्स। देखिए उसके पहले हम क्या करते हैं, उसके पहले हम कैसे कंसीडर करते हैं, देखो इफ एक ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी। देखो इस बेस पर हम एक फिगर बनाते हैं, कह रहे कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी। एक अभी एक्सपेरिमेंट कर भी समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या करें, एक ऐसे लाइन ले रहे हैं और एक लाइन ऐसे, देखो ए बी पैरेलल क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए। देखो ए बी पैरेलल सी डी हमने कर लिया। देखो इसको नाम ए रखो, इसको नाम बी रख दो, इसको सी और इसको डी। याद है ना नाम नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर एक कट करके नाम लिखते हैं जब एरो लगा हो तो, और यहाँ पर एक ऐसे ट्रांसवर्सल बना दो। इसी को तो हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना जी। ट्रांसवर्सल हम किसे बोलते हैं कि जब दोनों लाइन को कट करती है तभी हम इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, अदरवाइज इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे। अब एक बात मुझे बताओ कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कितने एंगल बन रहे हैं, सोचो कितने एंगल बन रहे हैं। यहाँ पर देखो कुल मिलाकर 8 एंगल बनेंगे ना, ध्यान से देखो। तो एक बार ये वाला एंगल, ये भी तो एंगल ही बन रहा है ना, और ये भी क्या, ये भी तो एंगल ही बन रहा है ना, और ये भी क्या है, ये भी तो एंगल बन रहा है, और ये यहाँ एंगल बन रहा है। तो कहने का मतलब 4 एंगल यहाँ बन रहा है ना, और 4 एंगल नीचे भी तो बनेंगे ना। देखो 1 2 3 4 कुल मिलाकर कितने हो गए, कुल मिलाकर 8 एंगल हो गए ना। तो अब इन्हीं 8 एंगल को हमें समझना है बारी बारी से, उन्हीं में 8 एंगल को आगे पीछे करके हमें समझना है। और यही पूरा जानो लाइंस और एंगल का एक तरह से कह लो तो यही एकदम मतलब 80% क्वेश्चन इसी पर बेस होते हैं। लाइंस और एंगल के 80% क्वेश्चन जो होते हैं इसी पर बेस होते हैं, इसी फिगर पर बेस होते हैं। अगर ये फिगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो जान लो कि सब कुछ समझ में आ गया। लाइंस और एंगल बस यही है, इसी फिगर पे है। बस अब इसके बाद जो बताने जा रहा है उसको ध्यान से समझना, लगभग जो है 15-20 मिनट उसको ध्यान से समझना। देखो तो ये हो गया ना, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल ना, 4 ऊपर और 4 नीचे ना। एक काम करो, सबका नाम बनाओ, नाम अज्यूम कर लो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे अज्यूम कर लो, 5 6 7 8 हमने नाम रख लिया ना, यानी कि हमने सभी एंगल का एक नाम दे दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो अब ये हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर समझो, अब तो हमारा रिजल्ट आएगा बारी बारी से। देखो पहला हम ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, समझते हैं बारी बारी से। देखो अब यही सब जो एंगल है इन्हीं को समझना, उसी को देखकर। एक्सटीरियर एंगल देखो एक्सटीरियर एंगल नाम से कंफर्म है ना। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी, और एंगल का मतलब एंगल। तो हमें इसमें बताओ बाहरी एंगल कौन होगा। देखो एक्सटीरियर एंगल का मतलब है ये है कि पैरेलल लाइन के बाहर जो एंगल है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये बताओ ये पैरेलल लाइन है ना, देखो पैरेलल लाइन के बाहर कौन कौन एंगल है। देखो पैरेलल लाइन के ऊपर 1 और 2 वाला एंगल है, पैरेलल लाइन के नीचे क्या है, एंगल 7 और एंगल 8 है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल में क्या आएंगे, एंगल 1 आएगा, एंगल 2 आएगा, एंगल 7 आएगा और एंगल 8 आएगा। देखो एक्सटीरियर एंगल मतलब पैरेलल लाइन के बाहर, तो पैरेलल लाइन ये है, इसके बाहर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 8 होगा, यही तो होगा ना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक ना। और उसी तरीके से दूसरा हम लेते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर मतलब क्या, अंदर वाला ना। तो अब यहाँ समझो अंदर कौन कौन है। देखो इस बार हमें क्या इंटीरियर एंगल लेना है ना। तो इंटीरियर मतलब क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर जो होते हैं एंगल उन्हीं को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो कौन कौन होंगे पैरेलल लाइन के अंदर, बताओ। एंगल 3 होगा कि नहीं, बताओ। एंगल 3 होगा, एंगल 4 होगा, एंगल 5 होगा और एंगल 6 होगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ रहे हो ना। देखो एक्सटीरियर का मतलब इसके बाहर और इंटीरियर का मतलब इसके अंदर। तो इसके अंदर का मतलब क्या, 3 4 5 6 यही हो गया, और इसके बाहर का मतलब हो गया 1 2 7 8, यही हो गया ना। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ठीक। और देखो अब थर्ड नंबर पे समझते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है सर, बारी बारी समझते हैं। देखो इसको सभी को ध्यान से समझना जितने बताएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। देखो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है आगे पीछे ना, और एक्सटीरियर का मतलब क्या, बाहर वाला, और एंगल का मतलब एंगल। तो बाहर वाले कितने एंगल है पहले बताओ। बाहर वाले देखो 1 2 7 8 यही तो है ना। और कह रहे कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल,
तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या, देखो टू, तो टू का अल्टरनेट मतलब आगे पीछे वाला क्या होगा, देखो टू इधर है ना, और टू के देखो देखो इसको ध्यान से पहले समझो, अल्टरनेट इन एक्सटीरियर एंगल, तो टू का जस्ट उधर वाला कौन सा एंगल होगा, देखो इट होगा ना, देखो टू का जस्ट देखो अल्टरनेट इन एक्सटीरियर, अल्टरनेट मतलब होता है आगे पीछे, तो टू इधर है ना, तो उधर क्या होगा, एट वाला होगा ना, यानी कि टू और एट क्या होते हैं आपस में, ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल। अभी इसको नोट करो, फिर हम समझा रहे हैं, मतलब इसको हम याद कराएंगे अच्छे से। देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब ये है कि जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पोजीशन पर आएंगे वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। देखो तो टू किसके इक्वल होगा, टू एट के इक्वल होगा ना, और वन किसके इक्वल होगा, 7 के, यानी कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। देखो क्वेश्चन में देखो वहां से एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 1 एंगल 7 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। इन्हीं को हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। और उसके बाद हम समझते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक होता है, जैसे हमने यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़े ना, अब 4th नंबर पे आएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो इसको ध्यान से समझते हैं ये क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर, देखो अल्टरनेट इसमें भी क्या हो रहा है, अल्टरनेट कर रहा है ना, तो अल्टरनेट का मतलब आगे पीछे, और इंटीरियर कर रहा है ना मतलब अंदर। तो अल्टरनेट का देखो 3 का अल्टरनेट क्या होगा, आगे पीछे वाला 5 होगा ना, और 6 का क्या होगा, 4 होगा। जैसे यहाँ 2 का क्या हो रहा था, देखो 2 का 8 हो रहा था ना, तो वैसे 3 का क्या होगा, 5 होगा ना, आगे पीछे देखो 3 है तो उधर होगा 5, तो और अंदर होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन कौन पेयर है बताओ, एंगल 3 किसके, ये भी क्या होते हैं, ये भी ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल, ये भी क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं। इक्वल करने का ये मतलब है कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया। देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब ये होता है कि आगे पीछे वाले और बाहरी वाला एंगल, तो आगे पीछे क्या है, 2 का आगे पीछे क्या होगा, 8 होगा, और 1 का क्या होगा, उल्टा 7 होगा आगे पीछे वाला। और उसी तरीके से यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर हूँ और आगे पीछे हूँ, तो 3 का क्या होगा, 5, और 4 का 6। देखो 3 का 5, 4 का 6, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक काम कीजिए, आप इतना नोट कीजिए, फिर हम वो मिटा कर आगे बताएं, क्योंकि अभी तो एंगल बतानी है, तो इतना नोट कर लो। देखो हमने पढ़ लिया ना, देखो हमने पढ़ लिया एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ लिया ना। अब यहाँ समझते हैं, देखो किस नंबर पे, 5 नंबर पे था, हाँ 5 नंबर पे, 5 नंबर पे समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल देखो ध्यान से समझना सबको, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है ना जस्ट उसके संगत, उसके सामने। तो ये बताओ संगत, अब ये बताओ देखो 2 और 6, ध्यान से समझो, तो अगर ध्यान से समझो तो 2 और क्या, तो 2 का संगत क्या होगा, देखो कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल, तो पहली बात तो एक्सटीरियर कह दिया ना, तो एक्सटीरियर का मतलब ये होगा बाहरी वाला सिर्फ लेना, ठीक है ना। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट आमने सामने, जैसे अल्टरनेट में क्या होता है, आगे पीछे होता है ना, और देखो अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट में आगे पीछे होता है ना, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव में क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव में जस्ट सामने होगा, उसके जस्ट उसी के सामने होगा। तो ये बताओ, अच्छा इसमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल मतलब हमें बाहरी वाला एंगल लेना है, तो बाहरी क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, और 8 होगा, 7 होगा, तो इन्हीं चारों में से हमें लेना। कह रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब आमने सामने होना चाहिए, तो 2 का जस्ट आमने सामने वाला एंगल कौन होगा बताओ, 2 का 7 होगा ना। और इनका देखो इनकी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि
देयर सम इक्वल 180 डिग्री, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल की। जैसे वहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि उनका सम उनका नहीं वो आपस में इक्वल हो रहे थे ना, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टी थी कि इक्वलिटी। और इनकी प्रॉपर्टी कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कि ये इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो बताओ कंसेक्यूटिव मतलब क्या, इस जस्ट उसके सामने वाला, तो 2 के जस्ट सामने वाला क्या होगा 7 होगा ना, इसके एक्सटीरियर हमें लेना याद रखना। तो एंगल 2 देखो यहाँ पर लिखोगे एंगल 2 प्लस एंगल 7 किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 8 के। बताओ और कोई एक्सटीरियर है और कंसेक्यूटिव बनेगा, नहीं बनेगा ना। बोलो और कोई ऐसा एंगल है कि जो एक्सटीरियर हो कंसेक्यूटिव हो, नहीं बनेगा ना। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और अब समझते हैं 6 नंबर पे हमारा आ रहा है कंसेक्यूटिव। देखो सबकी मीनिंग को वर्ड को सबके वर्ड को अच्छे से समझना, और सबकी वर्ड को अगर अच्छे से समझ पाओगे तभी एंगल याद होगा, नहीं तो रटने से नहीं याद होगा, ठीक है ना। उसके बाद है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब ये क्या है देखिए, जैसे सेम वहाँ पर कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल था ना, और यहाँ पर क्या है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इनका भी सम कितना होता है देयर सम इक्वल 180 डिग्री। इनकी भी प्रॉपर्टी यही होती है कि इनका भी सम कितना होता है, इनका भी सम 180 डिग्री के होता है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कंसेक्यूटिव इंटीरियर कह रहा है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है जस्ट सामने वाला आमने सामने, और इंटीरियर का मतलब क्या अंदर वाला। तो बताओ 3 की जस्ट सामने वाला और अंदर कौन है 6 ही तो है ना, और 4 का 5, बस इतना ही है। यानी कि एंगल देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल कितना होगा 180, बोलते रहो। और एंगल 4 प्लस क्या होगा बोलो, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका भी सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, समझ गए। इन्हें हम क्या बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक। और अब समझते हैं इसमें 6 नंबर हमें समझ रहे ना। अब समझते हैं 7 नंबर पे। देखो 7 नंबर पे एक आता है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो अब इसको भी समझते हैं ध्यान से, ये क्या होता है करस्पॉन्डिंग। देखो करस्पॉन्डिंग मतलब होता है ना कि उसकी जगह पर, ठीक। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसकी जगह पर, उसकी जगह पर। ये मतलब है कि अब ये बताओ 5 की जगह पर 5 की जगह पर कौन है, तो ऐसा चेक करने के लिए जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल आए ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने के लिए तो इस फिगर को यहाँ से कट कर देना बीच से, ठीक है ना, इसको बीच से कट कर देना। और देखो बीच से जब कट करोगे तो देखो जो फिगर ये है वही फिगर यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना, देखो सेम फिगर बना ना। तो इसी को उठा करके ऐसे उठाओ और इसी पर रख दो, ऐसे इसी को उठाओ ऐसे सीधे इसी पर रख दो। इसको उल्टा पलटा नहीं करना, इसको ऐसा नहीं करना ऐसे उठाकर फिर ऐसे पलट दो, ऐसा कुछ नहीं। इसी को ऐसे उठाओ और इसी पर रख दो। तो बताओ किसकी जगह पर कौन आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, मतलब उसकी जगह पर करस्पॉन्डिंग। बताओ अगर इसको उठाकर इसी पर रखेंगे तो एक के जगह पर क्या आएगा 5 आएगा ना, और 4 के प्लेस पर क्या आएगा 8 आएगा, और 3 के प्लेस पर 7, और 2 के प्लेस पर क्या आएगा 6 आएगा। ध्यान से सोचो, अगर इसी को उठाकर इसी पर रखोगे तो 1 के प्लेस पर क्या आएगा 5 ही तो आएगा ना। और इनकी देखो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये होते हैं ऑलवेज इक्वल। इनकी प्रॉपर्टी होती है ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, इनका सम नहीं होता, ये ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो बताओ एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे ना। यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा किसके एंगल 5 के, और किसके इक्वल होगा बताओ एंगल 1 एंगल 5 को होगा ना, और एंगल 4 किसके इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। देखो जब भी करस्पॉन्डिंग आए तो ऐसे सोचो कि इसको ऐसे हमारे पास फिगर था, इसी फिगर को यहाँ से कट कर लो और इसी को उठाकर इसी पर रखो, तो 1 के प्लेस पर 5 ही तो आएगा ना जी, और 4 के प्लेस पर 8 आएगा, और 3 के प्लेस पर 7, यानी एंगल 3 के प्लेस पर आएगा एंगल 7। और देखो एंगल 2 के प्लेस पर क्या आएगा एंगल 6 आएगा, एंगल 2 के प्लेस पर आएगा एंगल 6। ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, और ये सभी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 से। अगर मान लो एंगल 2 50 है तो एंगल 6 भी कितना होगा 50 ही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। तो इसको भी आप क्या करिए नोट कीजिए। देखो नोट करने का ये मतलब है कि देखो जो 7 है ना इन्हीं यही एकदम इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है, इतना ही पढ़ना है पैरेलल लाइन में। ये सभी जितने भी हमने एंगल पढ़ा है ये सभी हमें पढ़ना है, ठीक। और देखो एक चीज़ और इसमें वो थोड़ा समझ लो, वो हालांकि यूज नहीं होता, बस समझ लो कॉन्सेप्ट है छोटा सा एकदम छोटा सा।
देखो जैसे कि हमने अभी क्या लिया, देखो हमने जितने भी एंगल हमने पढ़ा है वहां पर हमने लिखा था शुरुआत में हमने लिखा था कि इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी होना चाहिए। लेकिन ये देखो अगर ए बी पैरेलल सी डी अगर पैरेलल नहीं है, मान लो जैसे कि एक लाइन उसी को हम बनाते हैं यहाँ पर, देखो एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन ऐसे है, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, बताओ पैरेलल नहीं है ना, क्योंकि इनको आगे बढ़ाओगे तो मिल जाएगी ना। लेकिन पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिलती नहीं है, वो उसको चाहे जितना बढ़ा दो आपस में मिलेंगी नहीं, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे ना। और यहाँ पर ऐसे ट्रांसवर्सल ये भी है, तब भी इनके बीच में जो ये जितने भी एंगल हमने पढ़े ना उन सबको भी बोलते हैं। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो ये सभी जो एक सम हो रहा है, इसका सम हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है, ये सभी इसमें नहीं होते। बस हाँ इसमें होते हैं कि देखो ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा ना। देखो ये 1 है, ये 5 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। लेकिन कभी भी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल तभी कहलाएंगी, मतलब अगर पैरेलल रहेंगी तभी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो इस करस्पॉन्डिंग के लिए नहीं, सभी एंगल के लिए है कि अगर पैरेलल लाइन है तभी ये सभी रूल काम करेंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो उनका सिर्फ हम नाम लिख सकते हैं, उनको इक्वल या सम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये है। और पैरेलल तो समझ ही रहो ना यार, देखो पैरेलल थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस ये ध्यान समझो कि पैरेलल जान लो कि दो बिछड़े दोस्त हैं, जो भी दो क्या है, बिछड़े दोस्त हैं, जो आमने सामने हैं लेकिन कभी भी आपस में मिल नहीं सकते। दो पैरेलल लाइन क्या होते हैं, दो आपस में बिछड़े दोस्त हैं। जैसे रेल की पटरी नहीं होती, रेल की पटरी क्या होती है, आपस में बिछड़े दोस्त हैं, कभी आपस में रेल की पटरी कभी मिलती नहीं है। तो वही जब दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच एक क्या होते हैं, रूल होते हैं। वो रूल क्या है कि आपके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, कभी भी घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए। अगर घटेगी बढ़ेगी तब आपको पैरेलल लाइंस नहीं कहा जाएगा। तो पैरेलल लाइन की डिफरेंस यही हो गई कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ही ना करें, ऐसे बढ़ाते रहो इनको, चाहे जितना आगे बढ़ाते रहो, चाहे जितनी इनकी उम्र हो जाए, लेकिन आपस में मिलेंगे कभी नहीं। इसको भी चाहे जितना आगे बढ़ाते जाओ कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये सभी एंगल समझ गए ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, उसके पहले क्या था, एक्सटीरियर था, इंटीरियर था, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वही सब एंगल हैं। तो इन्हीं सभी एंगल को क्या करना है, हमें सबको समझना था। तो हमने समझ लिया। और एक काम करो, इसको नोट करो, फिर मिटाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले हमने पढ़ा था, देखो इसके पहले हमने 2-3 एंगल पढ़े थे ना। देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था लीनियर पेयर एंगल। अच्छा ये बताओ, इसमें भी हम क्या लीनियर पेयर एंगल लगा सकते हैं? वो तो चाहे लगा सकते हैं, जहां भी तुमको लाइन दिखे और लाइन पर दो एंगल दिखे वहां हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। ये बताओ ये भी तो एक लाइन है कि नहीं, बताओ पैरेलल है, आखिर नाम ही तो इसका पैरेलल लाइंस है ना। तो जब ये लाइन है तो ए बी के ऊपर बताओ कितने एंगल बने हुए, ए बी के ऊपर दो बने हुए ना, एक 1 है एक 2 है ना। तो इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। और इसके नीचे कितने बने हुए, देखो नीचे 3 और 4 बने हुए ना, तो इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। और अगर ट्रांसवर्सल को ध्यान से देखो तो ट्रांसवर्सल भी एक तरीके से लाइन ही तो है ना। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और ट्रांसवर्सल के राइट दोनों साइड में एंगल बने हुए हैं ना। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखो एंगल 2 और एंगल 3 बना हुआ है ना, तो इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। और सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 4 ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल के राइट में है, यानी कि ये भी एक लाइन की राइट साइड में बने हुए एंगल हैं। तो एक लाइन भाई अगर लाइन है तो ऐसे इसमें यहाँ पर एंगल 2 बने हुए, तो इनका भी तो सम 180 होगा ना, क्योंकि लाइन की चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, बस एक लाइन के एक साइड में हो वो सभी एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 4 इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। सिमिलरली यहाँ एंगल 5 और एंगल 6 इनका भी सम क्या होगा, 180 होगा। क्योंकि सी डी क्या है, एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी बताती है, लीनियर पेयर एंगल बताती है, ठीक है ना। और हमने इसके बाद पढ़ा था, इसके पहले ही पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद हो इसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यहाँ लगा सकते हैं क्या, देखो बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ सोचो इसको पूरे ढक लो, तो इसको पूरे ढक लो, देखो एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है ना, तो क्या एंगल 6 को हम एंगल 8 के इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। देखो एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यही तो हमने पढ़ा था ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कितने वर्टिकली अपोजिट बनेंगे बताओ, 6 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल।
यही तो हमारा होंगे, ये तो हमारे क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जब दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसमें हम सभी एंगल के रूल लगा सकते हैं, चाहे वो लीनियर पेयर हो, वर्टिकली अपोजिट हो, करस्पॉन्डिंग हो, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर हो, उन सभी एंगल को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। देखो अब तक हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, बस वही का वही, जितना हमने अब तक पढ़ा है बस वही क्या है, इस पूरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल 1 इक्वल 65 डिग्री, फाइंड एंगल 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है कि एंगल 1 कितना है, 65 डिग्री है, और उसके बाद एंगल 1 कितना 65 है, और हमें सभी एंगल को बताना है। ठीक ना। तो सोचते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो जितने बड़े सभी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे शायद इसमें, तो देखते हैं। देखो सॉल्व करने से अच्छा सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अच्छा सा स्टेप होता है कि सबसे पहले गिवन चेक करो कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया, देखो इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। देखो दो एक चीज दिया हुआ ना, एक चीज हमने निकाल दिया कि ए बी पैरेलल किसके, सी डी के हैं, एंड देखो क्या है, एंगल 1 किसकी इक्वल है, 65 डिग्री का है। देखो हमने दो चीज निकाल दिया ना गिवन से, और गिवन में कुछ दिया ही नहीं है। और अब चेक करो फाइंड क्या करना। ये तो हर क्वेश्चन में ऐसे, हर क्वेश्चन जितने मतलब इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, गिवन, फाइंड, उसके बाद जो भी कॉन्स्ट्रक्शन कोई करना होगा तो लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो फाइंड क्या करना हमें, एंगल 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। क्या सर ये मैथ पढ़ा रहे हो कि सर 1 2 3 4 5 ये सब पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जी सॉल्व पढ़ेंगे, ये क्या होता है, सॉल्यूशन। इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब ध्यान देने की बात ये है, एंगल 1 कितना है, 65 है ना, यहाँ ध्यान दो, एंगल 1 कितना है, 65। ये हमारे पास है 65 डिग्री। ओके चलो एंगल 1 कितना है, 65 है। अब ये बताओ एंगल 1 को क्या एंगल 3 के इक्वल हम कर सकते हैं, क्यों बताओ। एंगल 1 को हम क्या एंगल 3 के इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सर उसके पहले तो आपने नाम लिखा नहीं। आप तो इतना अच्छा फिगर बना रहे हो सर, ये बी सी डी। सॉरी यार ये तो फिगर बनाया ही नहीं, मतलब हमने नेमिंग नहीं किया था, नेमिंग जरूर करना है। तो हाँ अब ये बताओ एंगल 1 क्या एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं, बताओ मुझे। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं, क्यों होगा बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना जी। वर्टिकली अपोजिट एंगल यही तो कहता है कि हमारे जस्ट उल्टा वाला जो एंगल होगा हम उसको बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे ऐसे कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के, डायरेक्ट बस। और रीजन में क्या लिखोगे, हाँ रीजन जरूर लिखना है, डायरेक्ट करो लेकिन रीजन जरूर लिखना है। डायरेक्ट करने का मतलब नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व ही किया जाता है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के, और रीजन में हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली। ये लिखना कभी मत भूलना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि रीजन अगर नहीं लिखोगे ना तो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएगा। मतलब एग्जाम में चेक करने वाले एग्जामिनर कभी चेक ही नहीं कर, मतलब सोचते नहीं कि, सोचने का ये मतलब है कि अगर आप रीजन नहीं लिखेंगे तो वो तो एग्जामिनर ही सोचेगा कि बाय डिफॉल्ट आपने क्यों इक्वल किया। वो आखिर इक्वल किया तो कुछ तो रीजन बताओ कि क्यों हमने इक्वल किया है। तो हम रीजन वही बता रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ही हमने क्या किया है, एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल किया है। अब बताओ एंगल 1 कितना दिया हुआ है, एंगल 1 तो 65 दिया हुआ है, और एंगल 3 तो हमें निकालना ही है, यानी कि एंगल 3 कितना आ गया बताओ, 65 डिग्री। बताओ एक क्वेश्चन एक तो एंगल हमें निकल गया। ओके अब बताओ एंगल 65 निकल गया ना। अब ये बताओ एंगल 1 और एंगल 5 में कुछ रिलेशन होता है क्या, सोचो। अगर तुम इसको यहाँ से कट कर लो और इसी को उठाकर इसी पर रखोगे तो एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 5 ही तो आएगा ना। और एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, कौन से एंगल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। यानी कि तुम ऐसे फिर भी लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल 5 के। अब यहाँ कौन सा रीजन बताओगे, यहाँ बताओगे कि ये दोनों कौन सी रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है। तो एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो गया, और एंगल 1 कितना था, एंगल 1 तो 65 है, और एंगल 5 तो हमें नहीं पता, यानी एंगल 5 अब पता हो गया कितना है, 65 डिग्री। देखो एंगल 5 हमें कितना निकल गया, 65 डिग्री। चलो ये एंगल 2 निकल गया, और एंगल 5 नहीं एंगल 3, वो हुए एंगल 3 और एंगल 5, चलो 2 एंगल निकल गया। ओके
अब ये बताओ, और हमने अभी एक पढ़ा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर पढ़ा है ना। देखो एंगल 1 और एंगल 3 7, इसमें क्या रिलेशन, एंगल 1 और एंगल 7, ये तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना। और हम जानते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हम एंगल 1 को एंगल 7 के भी इक्वल कर सकते हैं क्या? बोलो, एंगल 1 को एंगल 7 के भी हम इक्वल कर सकते हैं। क्यों? अगर रीजन में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमने रीजन लिख दिया भाई। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। अभी हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट मतलब होता है आगे पीछे, और एक्सटीरियर मतलब कि पैरेलल लाइन के बाहर, ऊपर एक नीचे, तो हो गया ना। एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल, और एंगल 1 हमें पता ही है 65 डिग्री, एंगल 7 हमें नहीं पता था, पता हो गया। एंगल 7 कितना आ गया, 65 डिग्री, समझ पा रहे हैं। एंगल 7 भी कितना हो गया, 65 डिग्री। चलो एंगल 3 5 7 तीनों तो सेम आ गए। और अब देखो, अब कोई आइडिया बताओ, सोचो मुझे, सोचो कोई आइडिया। अच्छा एक बात सोचो, तो एंगल 1 और एंगल 2 इनमें क्या रिलेशन है बताओ। एंगल 1 और एंगल 2 इसमें क्या रिलेशन है भाई? ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है ना। देखो एक लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं ना, तो एक लाइन के ऊपर जब एंगल बने हुए हैं तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल यही तो बताता है। तो लिखो ऐसे कि सच दैट, देखो सच दैट पहले बताना पड़ेगा कि ए बी एक लाइन है, लिखो तब ऐसे बताना पड़ेगा उसको, सच दैट ए बी इज अ लाइन। हमने बता दिया कि ए बी क्या है, एक लाइन है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल। रीजन में हमने क्या बता दिया कि लीनियर पेयर एंगल, यानी कि लीनियर पेयर एंगल की वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री हुआ है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री हुआ है। ठीक, तो एक काम कीजिए, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं ना, यहाँ तक ये गिवन भी मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके जितना हम सॉल्व किए इतना नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ तक गिवन तक मिटा देना। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री हो गया ना। तो वहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल जो 180 है, तो एंगल 1 हमें कितना पता है बताओ, 65 है ना। तो 65 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 2 कितना हो गया, 180 माइनस 65, यानी एंगल 2 इक्वल हो गया, इसको माइनस करो तो कितना होगा, 115 होगा ना। बिल्कुल सही जवाब 115 डिग्री होगा। यानी कि एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया बताओ, 115 डिग्री आ गया। अब देखो सेम वही काम, अब जब एंगल 2 115 आ गया तो एंगल 4 भी कितना होगा, 115। क्यों? क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है। यानी कि अब लिख दो ऐसे डायरेक्ट कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। और रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन में लिखोगे। क्यों? क्योंकि 2 4 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और हमें एंगल 2 पता है कितना है, 115 डिग्री है। तो 115 इक्वल एंगल 4, यानी एंगल 4 कितना आ गया, 115 डिग्री। देखो एंगल 4 भी कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। अब उसके बाद समझो, देखो अब ये बताओ, जब एंगल 4 115 है तो एंगल 4 किसकी इक्वल है? एंगल 4 को हम एंगल 8 की इक्वल कर सकते हैं क्या? बोलो। एंगल अगर नहीं करना चाहो तो इसे 2 ही से काम चलाओ। देखो एंगल 2 और एंगल 8 इसमें क्या रिलेशन है, इनको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं ना। तो लिखेंगे ऐसे कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। और रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना। अगर मिलाओगे तो देखो एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल था कि नहीं था। क्यों? कैसे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो हमने थोड़ा शॉर्ट का यूज कर लिया है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल हो गया। और एंगल 2 हमें पता ही है 115 डिग्री है, और एंगल 8 हमें नहीं पता था तो पता हो गया, एंगल 8 कितना आ गया, 115 डिग्री। ठीक है ना। एंगल 8 भी कितना आ गया, 115 डिग्री। तो अब एक और बचा हुआ ना, देखो 2 4 8 एक 6 वाला बचा हुआ ना। हाँ देखो 6 अभी हमने नहीं फाइंड किया, तो 6 वाले के लिए देखो ये बताओ 2 और 6 इसमें क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो। तो 2 और 6 इसमें क्या रिलेशन है,
इन्हीं को तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना जी। अगर यहाँ से तुम इसको कट कर लो इस फिगर को और इसी को उठाकर इसी पर पुट करो तो 2 के प्लेस पर 6 ही तो आएगा ना। और हम जानते हैं कि जिसके प्लेस पर जो आएगा उसी को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 2, देखो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। देखो अरे यार यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, ये तो हमने कुछ हवाई फायर कर दिया है। एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा कैमरा सेट कर देते हैं। अब सही दिखाई दे रहा है। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो गया ना। और यहाँ रीजन में हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल 2 एंगल 6 इक्वल हो गया और रीजन में हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 जब एंगल 6 के इक्वल हो गया और एंगल 2 कितना है 115 डिग्री है ना, तो 115 है और एंगल 6 हो गया 115 डिग्री। देखो एंगल 6 कितना हो गया 115 डिग्री। देखो हमें एंगल 6 भी पता चल गया ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो हमें एंगल 1 की हेल्प से सभी एंगल पता चल गया। यानी कि इतने बड़े फिगर में, देखो इतने बड़े फिगर में हमें सिर्फ एक एंगल पता था, एंगल 1 पता था। और एंगल 1 की हेल्प से हमने क्या किया, सभी एंगल को फाइंड कर लिया। कहीं पर हमने वर्टिकली, देखो कहीं पर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाया है, कहीं पर हमने करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, एक्सटीरियर और लीनियर पेयर एंगल लगाया है, फिर वही काम किया है। तो देखो एंगल 2 कहाँ पर है, देखो एंगल 2 हो गया एंगल 4, एंगल 8, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 5, एंगल 3। देखो सभी एंगल फाइंड हो गया ना। तो ये क्या होगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सभी के सभी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बच गए ना, तो सभी कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में देखो यूज हो रहे हैं, इतने सिंपल। ये तो पहला क्वेश्चन है। और अब क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई पी क्यू इक्वल 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले से गिवन लिखते हैं ना कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी। देखो अगर गिवन अच्छे से लिखना आ गया तो तू जान लो क्वेश्चन को आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व रहता है कि अगर पकड़ पाओ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ए बी पैरेलल सी डी और एंगल ए पी क्यू कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल पी आर डी ये कितना दिया हुआ है, ये है 127 डिग्री। ओके, और फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देखो हमने इतना लिख लिया ना। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्व करेंगे ही। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाँ ये बताओ, हमें x और y फाइंड करना ना। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो हमें क्या पता है, देखो जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो तुम हमेशा दिमाग सोचना कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो वहां पर एक ट्रांसवर्सल जरूर सोचना। हमेशा जब भी अगर पैरेलल लाइन हो तो ट्रांसवर्सल जरूर सोचना, क्योंकि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल हो तब भाई ऐसे दो लाइन अगर पैरेलल है तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अगर जो ही ट्रांसवर्सल मिली तभी सभी एंगल ओपन हो जाएंगे। देखो ये एंगल सभी एंगल हो जाएंगे, 8 एंगल बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि दो पैरेलल लाइन से कोई फायदा नहीं है जब तक इसका कोई ट्रांसवर्सल न मिले। तो ट्रांसवर्सल जरूर खोदो कि ट्रांसवर्सल कितने होंगे। अब ये बताओ, जब ए बी पैरेलल है सी डी की तो यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल तुम्हें मिल जा रहा है ना। एक तो देखिए ऐसे कट किया और एक ऐसे कट किया ना, यानी कि दो ट्रांसवर्सल हैं। तो अब दोनों से काम चलाओ। काम चलाने का मतलब कि दोनों से अब तो हेल्प ले सकते हैं ना। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ट्रांसवर्सल पी आर को लेते हैं तो ये वाला, देखो ये वाला एंगल पूरा रेड वाला जितना बना रहे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल कहलाते हैं मुझे बताओ। देखो ऐसे जब हम बनाए थे कि दो ऐसे लाइन बनाए थे और ऐसे पैरेलल लाइन कट कर रही थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल थे बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे ना जी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे लिखो,
देखो सॉल्यूशन हमने चेक कर लिया ना, तो लिखो सच दैट ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है सी डी के, और इसमें देखो दो ट्रांसवर्सल है ना, इसलिए हम ट्रांसवर्सल कंफर्म कर रहे हैं। एंड ट्रांसवर्सल हम यूज कर रहे हैं कौन सा, एंड ट्रांसवर्सल हम कौन सा यूज करेंगे, ट्रांसवर्सल पी आर यूज करेंगे ना, ट्रांसवर्सल पी आर। देखो इतना लिखना है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल पी आर। तो वहां से देखो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा ना, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस वाले एंगल का नाम बताओ, इस वाले एंगल का नाम बताओ क्या होगा, पूरा वाला एंगल। तो ए पी आर हमने एंगल लिखना बताया था ना, ए पी आर ये पूरा एंगल होगा। तो क्या होगा, एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा, एंगल नीचे वाले के ना, तो नीचे वाला का नाम क्या होगा, पी आर डी, एंगल पी आर डी, ये हो गया ना। अब बताओ ए आप ए पी आर है, तो एंगल ए पी आर कितना है बताओ, मुझे बताओ। ए पी आर देखो ये पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल किससे मिलकर बना हुआ है, ये 50 प्लस वाई दोनों से मिलकर बना हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई, देखो 50 प्लस वाई हो गया ना। और देखो इधर क्या पी आर डी, देखो पी आर डी किसके इक्वल है, ये तो 127 के इक्वल है, ये तो साफ दिख ही रहा है। तो यहाँ से y कितना हो गया, 127 माइनस 50 डिग्री है ना। अब बताओ 127 माइनस 50 का मतलब कितना, ये तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो माइनस करो तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 5 12 यानी कि 57, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो गया, 7 आएगा, 77 आएगा ना, हाँ बिल्कुल। यानी कि y कितना आ गया, y देखो 77 डिग्री आ गया ना, यानी कि y कितना आ गया 77 डिग्री। चलो एक तो एंगल हमने फाइंड कर लिया, और ये कितना हो गया 77 डिग्री। चलो जी हमने फाइंड कर लिया। अब बारी है x की, तो हम x तक कैसे पहुंचे। देखो अब x तक पहुंचने के लिए कई रूल कहने का नहीं मतलब है सिर्फ, हाँ देखो अब ये बताओ हमें x तक पहुंचना है ना, तो x तक हम कैसे पहुंचेंगे, सभी एंगल को ध्यान में रखो। अच्छा ये बताओ ये कितना है, ये 50 है ना, देखो ये पूरा कितना, अभी तो इसको मिटा दो। अब ये अच्छा ये बताओ ये कितना है, सिर्फ इतना 50 है ना, और ये कितना नहीं पता, लेकिन ये दोनों में कुछ रिलेशन हमने पता है ना। देखो ऐसे जब दो लाइन पैरेलल थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनमें क्या रिलेशन होता है बताओ। इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्जक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और कॉन्जक्यूटिव इंटीरियर एंगल की हमने प्रॉपर्टी बताया था कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो वहां से हम यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ से हम लीनियर पेयर एंगल निकाल देंगे, तो शायद निकल जाएगा। तो हम देखो कैसे लेंगे, उसके बाद यहाँ तो हो गया ना, उसके बाद लिखेंगे देखो वही सेम वही काम, देखो सच दैट ए बी पैरेलल सी डी के, देखो ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, एंड ट्रांसवर्सल हम कौन सा यूज करेंगे बताओ, एंड ट्रांसवर्सल हम यूज कौन सा करेंगे, इसके पहले वाले में हम पी आर यूज किए थे ना, और इस बार हम क्या पी क्यू यूज करेंगे ना, हम इस बार ट्रांसवर्सल पी क्यू यूज करेंगे, ठीक है ना। हमने ट्रांसवर्सल कौन सा यूज किया है, पी क्यू, ठीक। जब हमने पी क्यू यूज किया है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो इस वाला एंगल का नाम बताओ क्या होगा, ए पी क्यू होगा ना, क्योंकि हमें 50 ही सिर्फ लेना है, तो ए पी क्यू, यानी एंगल ए पी क्यू प्लस ऑफ एंगल नीचे वाला, तो नीचे वाले एंगल का नाम क्या होगा, सी क्यू पी, एंगल सी क्यू पी कितना होगा 180 होगा। अब रीजन में क्या लिखोगे बताओ, रीजन में लिखोगे कॉन्जक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, कॉन्जक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, कॉन्जक्यूटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, तो ए पी क्यू कितना है, तो 50 डिग्री है, प्लस सी क्यू पी, ये तो हमें नहीं पता है, सी क्यू पी हमें नहीं पता, इक्वल 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ से सी क्यू पी कितना आ गया 180 माइनस 50, यानी एंगल सी क्यू पी कितना हो गया 130 डिग्री, है ना। सी क्यू पी कितना हो गया 130 डिग्री, ओके। और हाँ सी क्यू पी कितना हो गया 130 डिग्री, ये कितना हो गया 130। हालांकि हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें एक्स तक पहुंचने के लिए हमें ये एंगल निकालना जरूरी था, इसलिए हमने निकाला। और उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ तो समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे ना कि सच दैट सी क्यू आर क्या है, एक लाइन है। देखो चाहे लाइन तुम ऐसे लिख सकते हो कि लाइन तुम तीन चार तरीके से लिख सकते हो, चाहे तुम ऐसे लिखो कि सी क्यू आर डी एक लाइन है, चाहे सी क्यू आर एक लाइन है, चाहे सी डी एक लाइन है, ये भी सही है। तो क्या लिखना चाहोगे, सी डी, हाँ सी डी छोटा सा, तो लिखो ऐसे कि सच दैट सी डी इज अ लाइन, सी डी एक लाइन है ना,
तो हम जानते हैं कि जब एक लाइन होती है तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर हम 130 और x दोनों को सम कर ले तो 180 के इक्वल हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे, 130 प्लस एक्स इक्वल 180। हम ऐसे कर लें, हमने 130 और x को दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल हमने लिख दिया। और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हैं और लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम 180 होता है। ठीक, तो यहाँ से अब x की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। x इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, देन x इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, यानी कितना हो गया, x इक्वल 50 डिग्री। अच्छा, एक काम तो हमने आसान करना था यार, इससे भी आसान हो जाता। ओहो, देखो हमने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। एक काम को देखो, यहाँ तक भी सही है, बिल्कुल सही है। एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ तक वीडियो को नोट, मतलब इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और इसके बाद हम एक और मेथड बताने जा रहे हैं, वो भी नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर सकते हो। और देखो यहाँ से क्या करें, इसको मिटा रहा है, देखो इसको और छोटा हो सकता था भाई, हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए, तो अभी को दिखाई दे रहा है इसमें। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि देख लो, अच्छा जब दो लाइनें से पैरेलल होती थी और ये ट्रांसवर्सल कट करता था तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते थे बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना जी। तो यहाँ देखो, अगर ये एंगल 50 है तो ये भी कितना होगा बताओ, ये 50 है तो ये भी तो 50 ही होगा ना। क्यों, क्योंकि यही तो, ये भी तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो यहाँ हमें डायरेक्ट लिख लेना चाहिए था, लेकिन हमने थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ऐसे लिख लो, सच दैट ए बी पैरेलल सी डी एंड हम ट्रांसवर्सल कौन सा यूज करेंगे, एंड हम ट्रांसवर्सल, जब भी पैरेलल लिखना तो ट्रांसवर्सल जरूर लिखना कि हम ट्रांसवर्सल कौन सा यूज करेंगे। ट्रांसवर्सल हम पी क्यू यूज किया ना, तो यहाँ से ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा और इस वाला एंगल का नाम होगा ए पी क्यू, यानी एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। एंगल पी क्यू आर के हमने क्यों इक्वल किया है, हमने इक्वल किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ए पी क्यू कितना है बताओ, ए पी क्यू वहाँ से तो 50 डिग्री है ही, और पी क्यू आर तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, देन एक्स इक्वल 50 डिग्री। तो कितना सिंपल सा आसान से आ गया, वो हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। तो अब चाहो तो ये यही वाला नोट कर लो, ये वाला थोड़ा आसान है और जल्दी भी लग जाएगा। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया ना। तो एक काम कीजिए, इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। मिटाएं क्या, देखो अब क्या होगा ना, इस आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि भाई रात के लगभग 2 बजने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और एक काम करिए, अब अगर एक वीडियो हमारा बनाएंगे इस चैप्टर पे, उसमें क्या करेंगे हम, मतलब कल बनाएंगे और क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन और बनेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे उसमें, उस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। तो और देखिए अब क्या करिए, अब क्या करेंगे, आप सभी जितने भी आपके पास बुक हैं उन सभी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और एक होती है आर डी शर्मा, तीनों बुक से आप तीनों बुक से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन नहीं है वो हमारे क्या कीजिए, व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दीजिए, आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।